अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आज के भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक। अगर हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ध्यान से देखें तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के 5वें पेज नंबर पर लिखा है वी नीड जॉब। मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए। और अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो को ध्यान से देखें तो उस पे लिखा हुआ है युवाओं को अवसर, मोदी की गारंटी। बीजेपी के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, इसे ध्यान से देखिए। हम युवाओं को सीखते हुए कमाने के अवसर देने के लिए एनईपी के अंतर्गत एकीकृत शिक्षा प्रणाली विकसित करेंगे। हम युवाओं को एनईपी और अन्य योजनाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विश्व स्तर खेल सुविधाएं, रोजगार और उद्यमिता के अवसर की गारंटी देते हैं। यहाँ मैं आप लोगों से कुछ कहूंगा नहीं, यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसे ध्यान से देखिए। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। इस एड को बीजेपी हरियाणा ने चलाया था। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। अब जाग उठा है हरियाणा। और आज के समय में अगर हरियाणा के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखा जाए तो CMIE के दिसंबर 2022 के रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा भारत के सबसे हाईएस्ट 37.4% के साथ नंबर 1 पर है। यही नहीं, 8 वर्ष पूर्व इस क्लिप को देखिए। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। एक और क्लिप है, इसे भी ध्यान से देखिए। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. लेकिन यहाँ कुछ मीडिया कर्मियों का कहना है कि मोदी सरकार ने तो कभी रोजगार देने का वादा किया ही नहीं। एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज चैनल है ABP न्यूज, इन्होंने एक फैक्ट चेक किया था, इसे ध्यान से देखिए। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं कभी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया, इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। अभी हाल ही में एक यूएन की संस्था है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया है। इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 83% युवा अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार हैं। आइए अनएम्प्लॉयड को, बेरोजगारी को और करीब से समझे। बेरोजगारी क्या है, इसे सिंपल भाषा में कहें तो लेबर फोर्स का कोई व्यक्ति जो रोजगार करने लायक है और रोजगार ढूंढ रहा है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार कहेंगे। CMIE सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्किंग एज यानी 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है। अगर इसको परसेंटेज में निकाले तो 100% का 79% जनसंख्या ऐसा है जो वर्किंग एज ग्रुप का है। अगर 140 करोड़ में देखा जाए तो लगभग 111 करोड़ ऐसे लोग हैं जो वर्किंग एज ग्रुप के हैं, जिसमें से 20 से 24 वर्ष के युवा 44.3% हैं और 25 से 29 वर्ष के युवा 14% हैं। CMIE की रिपोर्ट जून 2023 में अगर देखें तो वर्किंग एज ग्रुप के 92% महिलाएं और 33.6% पुरुष ऐसे हैं जो ना तो कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं और ना ही कोई रोजगार कर रहे हैं। आइए इसे और बारीकी से समझते हैं। 111 करोड़ जनसंख्या का अगर महिला और पुरुष में इसे डिवाइड करें तो 1000 महिलाओं पर 1020 पुरुष हैं। अगर इसको समझने के लिए 1000 कर दिया जाए तो 111 करोड़ को अगर 2 भागों में डिवाइड करें तो 55.5 करोड़ महिलाएं और 55.5 करोड़ पुरुष हैं। अगर 55.5 करोड़ महिलाओं का 92.2% निकाले तो लगभग 51 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो ना तो कोई रोजगार ढूंढ रही हैं और ना कोई रोजगार कर रही हैं। अगर पुरुषों का 33.6% निकाले तो 18.5 करोड़ पुरुष ऐसे हैं जो ना तो कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं और ना कोई रोजगार कर रहे हैं। अगर 2022-23 में लेबर पार्टिसिपेशन रेट को देखें तो वह 40% था। वर्किंग एज ग्रुप और लेबर पार्टिसिपेशन रेट के बीच अंतर लगभग 39% का। अगर यही 2016-17 का पार्टिसिपेशन रेट पुरुषों का देखें तो 46.2% था और महिलाओं का पार्टिसिपेशन 2016-17 का देखें 15% था, जो 2023 में घटकर 8.8% हो गया है और पुरुषों का 2023 में घटकर 40% रह गया है। आइए एक बार भारत सरकार का भी आंकड़ा देख लेते हैं। भारत सरकार के कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कराया जाता है। पीरियोडिक का मतलब होता है यानी ये हर साल कराया जाता है। इसके अनुसार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को देखें तो 2019-20 में 53.5% था और 2022-23 में 57.9% था। इन दोनों संस्थाओं के आंकड़े इतने अलग क्यों हैं, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आंकड़ा सही लग रहा है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। अगर इसे वैश्विक लेवल पर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बांग्लादेश का 59%, जापान का 62%, ऑस्ट्रेलिया का 66% और ब्राजील का 63% है। ये सभी आंकड़े भारत से ज्यादा हैं। आइए अब जानते हैं कि ये संस्थाएं कैसे मानती हैं कि आप या हम बेरोजगार हैं या नहीं हैं। बेरोजगारी मापने का 2 पैमाना होता है, एक UPSS यानी यूजुअल
प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। इसके अनुसार अगर आप एक साल में 1 महीना यानी 365 दिन में अगर 30 दिन काम करते हैं तो आप बेरोजगार नहीं हैं। अब आप सोच लो आप बेरोजगार हो या नहीं हो। एक दूसरा तरीका है जिसे करंट वीकली स्टेटस कहते हैं। इसके अनुसार अगर आप हफ्ते यानी 7 दिन में 1 घंटा काम करते हैं तो आप बेरोजगार नहीं हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक मजदूर है टिंकू, वो यूपी के किसी गांव में रहता है और सप्ताह में सोमवार को वो दैनिक मजदूरी करता है, यानी पूरे दिन मजदूरी करता है। यहाँ तो 1 घंटा दिया है लेकिन मैं पूरे दिन का ले रहा हूँ। दैनिक मजदूरी करता है और शाम को 300 रुपये लेकर अपने घर आता है और उसके बाद बाकी के 1 सप्ताह उसे यानी 6 दिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। तो आप सोच कर बताइए क्या वह 300 रुपये में 1 सप्ताह अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा? आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार 125 देशों में भारत का 111वां स्थान है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी देश में भूखमरी और कुपोषण के हालात कैसे हैं। 2018 में आई एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 20 करोड़ भारतीय हर रोज बिना खाए सो जाते हैं और 7,000 भारतीय हर रोज भूख से अपनी जान गंवा देते हैं। आइए आप सरकारी नौकरी को समझते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादातर युवा अपने उम्र का एक बड़ा हिस्सा तैयारी में गुजार देते हैं, तो इसे समझना ज्यादा जरूरी है। केंद्र सरकार के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 लाख स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 30 लाख लोग कार्यरत हैं और 9,64,000 रिक्त पद हैं। केवल रेलवे में ही 2.5 लाख पद रिक्त हैं। पिछले साल शिक्षा मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार 8,40,000 पद शिक्षक के खाली हैं। केवल एलिमेंट्री लेवल पर देखा जाए 7 लाख से भी ज्यादा पद रिक्त हैं। एलिमेंट्री यानी 1 से 8 तक के। सेकेंडरी लेवल पर देखा जाए तो 1,20,000 रिक्त पद हैं। पर इससे बड़ा कारण सरकारी नौकरी में उम्र गंवाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारी नौकरी का लगातार समय से ना आना, और अगर आता भी है तो पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से वैकेंसी क्लियर होने में और टाइम लग जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, अभी यूपीपीएससी आरओ एग्जाम का पेपर 411 पदों के लिए ये वैकेंसी थी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई किए थे। इसका पेपर लीक होने की वजह से वैकेंसी लेट हो गया है। इसका पेपर लीक होने की वजह से पेपर रद्द हुआ। पेपर होगा तब जाके वैकेंसी क्लियर होगी कि नहीं होगी, अभी ये वक्त बताएगा। ऐसे ही यूपी पुलिस 60,244 पदों के लिए यूपी पुलिस में लगभग 50 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया, लेकिन पेपर रद्द होने की वजह से ये भी लेट हो गया है। अब फिर पेपर कब होगा, अब आने वाला वक्त बताएगा। वैसे ही हरियाणा पुलिस 13,536 वैकेंसी के लिए लगभग 13 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई किए थे, लेकिन फिर पेपर लीक हुआ और पेपर को रद्द कर दिया गया। ऐसे ही पेपर लीक देश के अन्य राज्यों में भी होते रहते हैं, जिसको सरकार रोकने में लगभग नाकाम रहती है। लेकिन कुछ मीडिया कर्मी की माने तो असल वजह बेरोजगारी की ये नहीं है। उनकी नजर से देखें तो असल बेरोजगारी क्यों है, आप भी इस वीडियो को देखकर समझिए। की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने यह माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी। स्किल्ड ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह। ये सुधीर चौधरी का वीडियो है, इसमें आप देखकर समझेंगे कि ज्यादातर भारत के जो युवा हैं वो अनस्किल्ड हैं। पर अनस्किल्ड क्यों है, आइए इसके रियल रीजन को ढूंढते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के अनुसार 2018 में 2,85,00,000 स्टूडेंट ने एनरोलमेंट कराया था, यानी हर साल इतने स्टूडेंट इनरोलमेंट कराते हैं हायर सेकेंडरी में। UDISC के रिपोर्ट के अनुसार ड्रॉप आउट रेट 17% है। तो इन 17% स्टूडेंट को अनस्किल्ड मान ले तब भी 2.85 करोड़ स्टूडेंट के लिए क्या इंडिया में कॉलेजेस में सीट हैं? आइए इसको और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग की सीटों को देखते हैं। दिसंबर 2022 में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष ने राज्यसभा में बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन पिछले 5 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीटें कम हो रही हैं। 2017-18 में 14.65 लाख सीटें थी, जो 2021-22 में 12.53 लाख घटकर रह गई हैं। इसके बावजूद भी 2017-18 में लगभग आधी सीटें 7.22 लाख सीटें खाली थी। 2018-19 में 48.6% सीटें खाली थी। 2021-22 में लगभग 33.6% सीटें खाली थी। 12th पास होने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो यहाँ इतनी सीटें इंजीनियरिंग की खाली क्यों जा रही हैं? इसका एक मेन कारण फीस है। पिछले कुछ सालों में IIT जैसे संस्थानों के भी फीस 2 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। 2016 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, इसमें फीस लगभग 2 गुने से ज्यादा कर दी गई है। 90,000 से 2 लाख फीस कर दी गई है। जून 2023 के शिक्षा मंत्रालय के इस डेटा को देखिए, सिर्फ 44.1% इंजीनियरिंग कॉलेज के पास PhD की डिग्री है और 55.49% कॉलेज के पास मास्टर्स की डिग्री है। इसके बावजूद ज्यादातर कॉलेजों में फैकल्टी की भी कमी है।
दिसंबर 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए। हमारे शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में बताया कि आईआईटी और आईआईएम में करीब 4500 फैकल्टी पोस्ट हमारे प्रेस्टिजियस आईआईटी में खाली हैं। अगर 2021-22 में ओवरऑल देखा जाए तो 40.3% टीचर के पोस्ट खाली हैं आईआईटीज में। अगर आईआईटीज में ये हालात है तो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हालत होगी, जबकि ज्यादातर कॉलेज के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इसीलिए AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 2019 में डिसाइड किया कि देश भर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 40,000 सीटें कम कर दी जाएंगी, क्योंकि इनके पास न ही इनके पास प्रॉपर फैकल्टी था और न ही इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। वहीं पिछले साल तमिलनाडु के 37 कॉलेज ऐसे थे जहां एक स्टूडेंट भी भर्ती नहीं किया गया। देश में इतने बुरे हालात हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के। 2019 में एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट कंपनी एस्पायरिंग माइंड ने एक रिपोर्ट निकाला था। इसने इस रिपोर्ट में बताया था कि 40% इंजीनियर ही इंटर्नशिप करते हैं अपने देश में और मात्र 3% ऐसे इंजीनियर हैं जिनके पास न्यू एज स्किल है, जैसे AI, मशीन लर्निंग, डाटा इंजीनियरिंग और मोबाइल टेक्नोलॉजी। इसका नतीजा 80% से ज़्यादा भारतीय इंजीनियर एम्प्लॉयबल ही नहीं है। अगर बात करें ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर आप कोई स्किल सीख सकते हैं, लेकिन यहां पर भी अगर सीटों की बात करें तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नवंबर 2022 में लोकसभा में बताया कि 14,953 कॉलेज हैं ITI के और टोटल सीटें 25 लाख के करीब में हैं। अब बात मेडिकल कॉलेज की कर लेते हैं। जुलाई 2023 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में करीब 1,08,000 के करीब में MBBS की सीटें हैं और अगर BDS को जोड़ दिया जाए तो ये सीटें 1,40,000 के करीब में हो जाती हैं। लेकिन UGC 2023 में करीब 20.8 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था और PG की सीट तो इससे भी कम है, करीब 67,800 के करीब में है। लेकिन समस्या केवल यही नहीं है, इससे भी बड़ी समस्या है फीस की। हमारे देश में जितनी भी सीटें हैं डॉक्टरी की, में से आधी सीटें सरकारी कॉलेज में हैं और आधी प्राइवेट कॉलेज में हैं और प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक DY पाटिल मेडिकल कॉलेज है मुंबई में, ये सबसे ज्यादा महंगी MBBS की डिग्री देता है, करीब 1.4 करोड़ रुपीज। 2022 में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करीब 11.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। यानी अगर एक डिग्री की प्राइस जोड़े तो 60 लाख रुपए के करीब में एक डिग्री की प्राइस है। और डीमंड यूनिवर्सिटी में तो ये फीस और बढ़कर 21 लाख पर ईयर यानी कि 1,04,00,000 एक डिग्री की कीमत हो जाती है। देश में बहुत कम लोग ही इस डिग्री के फीस को पे कर सकते हैं। स्टेट ऑफ इनक्विलिटी ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 90% लोग 25,000 से कम महीने का कमाते हैं। अब क्या ये 90% भारतीय डॉक्टर की डिग्री ले पाएंगे? ऐसा नहीं है कि वो मेहनती नहीं है या फिर डॉक्टर की डिग्री नहीं लेना चाहते हैं, बस यहाँ सबसे बड़ा मसला है फीस की। इतना बड़ा फीस वो कहाँ से पे कर पाएंगे? क्या एजुकेशन लोन इतना बड़ा अमाउंट वो ले पाएंगे? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या वो इतना बड़ा एजुकेशन लोन ले पाएंगे। तो इन मीडिया कर्मी को ये फैक्ट भी जरूर दिखाना चाहिए कि इंडिया में स्टूडेंट के स्किल ना होने का कारण एक ये भी है। अब ग्रामीण के रोजगार के बारे में हम बात करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार कृषि है। एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार दुनिया भर में करीब 26% लोग कृषि करते हैं और ये आंकड़ा भारत में 44% बढ़कर हो जाता है, यानी 44% वर्कर कृषि पर निर्भर हैं। गांव में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार मनरेगा है। देश में लेबर फोर्स टोटल 44 करोड़ है, जिसमें से 13 करोड़ लोग मनरेगा के एक्टिव वर्कर हैं, जो कुल रोजगार का 29% है। मनरेगा में हर राज्य में अलग अलग मजदूरी है। ये मजदूरी 231 रुपये से 357 रुपये तक है। यह मजदूरी वर्कर के खाते में डायरेक्ट आता है। इसके आने में कभी कभी 1 सप्ताह और कभी 2 सप्ताह, कभी 3 सप्ताह और कभी कभी 3-4 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है। अब बात करते हैं शहरी रोजगार की। इकोनॉमी में 2 प्रकार की नौकरियां होती हैं। पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर की, यानी वो नौकरियां जो सरकार से मान्यता प्राप्त होती हैं। इसमें टाइम और काम की शर्तें पहले से ही तय होती हैं। इसमें डिविडेंड फंड और मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरी नौकरी होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाला काम। इस पर लगभग 17% वर्कर्स काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।